अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। बात करेंगे तीन इशूज़ पे बात करेंगे और तीनों ही इशू बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि इंडिया के जो बजट इस वक्त ऐलान किया है दफ़ाई लिहाज से उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके फिगर्स क्या हैं बुनियादी तौर पर अदाद-ओ-शुमार। दूसरी जो है अहम बात है वो फ्रांस जो बुनियादी तौर पर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से माजी में जो एक तरह से अपने वो करता रहा है इकदाम, उस हवाले से बात करेंगे। और तीसरी जो पाकिस्तान के जो साबिक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के जो DG हैं बुनियादी तौर पर, उन्होंने जनरल एहसान रिटायर्ड, उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया, जिन इंकशाफात से भरपूर एक इंटरव्यू हम जिसे कह सकते हैं वो दिया है बुनियादी तौर पर 9/11 के वाक़े से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की बुनियादी तौर पर। इंडियन हुकूमत ने बुनियादी तौर पर जो अपना बजट है सिक्योरिटी के हवाले से या अपना आइंदा का 2021 से 20 का जो डिफेंस का बजट है वो बुनियादी तौर पर 49.6 बिलियन डॉलर यानी 49.6 अरब डॉलर जो बुनियादी तौर पर 50 अरब डॉलर के करीब बन जाता है। ये 2021 से 2022 तक का ऐलान किया। हालांकि 2020 से 21 तक का जो बजट था वो बुनियादी तौर पर 47.98 अरब डॉलर था, यानी तकरीबन 48 अरब डॉलर बन जाता है। तो इसमें आप देखते हैं ग्रेजुअली इजाफा हुआ है। तो आप ये देखें, अगर बुनियादी तौर पर इंडिया ने जो बुनियादी तौर पर इजाफा किया है वो 2 से 3 अरब डॉलर का वो इजाफा कर दिया है और ये टोटल 50 अरब डॉलर बन गया है। और पाकिस्तान जिसकी सारी इकोनॉमी या स्टेट बैंक में जो हमारा मुकम्मल पैसा या रिजर्व या हमारे ज़रा मुबादला पड़ा हुआ है वो सिर्फ 22 अरब डॉलर है। और इंडिया सिर्फ जो डिफेंस अपनी सिक्योरिटी पर खर्च कर रहा है वो बुनियादी तौर पर 50 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कुल मुकम्मल पैसा 22 अरब डॉलर और 50 अरब डॉलर जो बुनियादी तौर पर इंडिया अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है। अगर हम इसके मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार पर बात करें तो बुनियादी तौर पर इंडिया ने जो 4.9 बिलियन डॉलर है वो बुनियादी तौर पर वो खर्च कर रहा है आर्मी पर, और 7.2 बिलियन डॉलर वो एयरफोर्स पर खर्च कर रहा है। 4.5 जो अरब डॉलर है वो बुनियादी तौर पर अपनी जो एयर जिसे हम कहते हैं बहरी ताकत है उस पर खर्च कर रहा है। और इसी तरह मुख्तलिफ मामलात पर या सिक्योरिटी से रिलेटेड वो 1.55 अरब डॉलर जो है खर्च कर रहा है। और 18.18 बिलियन अरब डॉलर जो बिलियन डॉलर या अरब डॉलर बुनियादी तौर पर उसने मुख्तलिफ वेपन्स या हथियार जो है वो खरीदने के लिए रखा है एक साइड पर। हालांकि उसकी कोविड की वजह से जो इकोनॉमी है वो एक तरह से नीचे जा रही थी, लेकिन व्यूज़ आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा ये जो वेपन्स खरीदता है वो बुनियादी तौर पर 60% अपना असला, जिसमें सबमरीन्स हम कह सकते हैं, जिसे हम सबमरीन्स को उर्दू में आप कह लें कि जो बहरी आबदोज़ें होती हैं वो खरीदता है, या इसके अलावा जंगी जहाज़ खरीदता है, या दूसरे जितने भी हथियार खरीदता है बुनियादी तौर पर उसमें 60% जो वो है रूस से खरीदता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बुनियादी तौर पर इंडिया ने 200 मिलियन डॉलर का इजराइल के साथ जो मुआहिदा किया हुआ है वो बुनियादी तौर पर उससे सॉफ्टवेयर खरीदेगा, और इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगा, और जो बॉम्ब गाइडेंस किट्स है वो बुनियादी तौर पर खरीदेगा। आपको ये पता है जुलाई 2020 में उसने फ्रांस से जो बुनियादी तौर पर जो राफेल में जो जहाज़ हैं वो भी खरीदते, जिसका बहुत ज़्यादा माजी में चर्चा भी रहा। तो ये एक तरह से इंडिया खर्च कर रहा है। और आप जानते हैं इंडिया ने बुनियादी तौर पर अगले 5 से 7 साल के लिए ये एक तरह से ये चीज़ बना ली है, ये एक तयशुदा एक उसकी पॉलिसी है डिफेंस के हवाले से। बुनियादी तौर पर वो 130 अरब डॉलर जो है वो अपने डिफेंस में अगले 5 से 7 साल में वो बुनियादी तौर पर करेगा या खर्च करेगा बुनियादी तौर पर। अब ये जो अमेरिका के एक तरह से इंडिया का इस तरह से खर्च करना पैसा दर हकीकत खिते में जो साउथ एशिया खिता या जनूब मशरकी एशिया उसमें एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करता है। और आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है इस हवाले से अगर देखें तो कहा जाता है ये एक्शन रिएक्शन सिंड्रोम वाला मामला है कि यानी अगर थोड़ा एक साइड से थोड़ी सी भी अगर किसी किस्म की वो गलत हरकत जिसे हम कहते हैं होगी तो दूसरी तरफ से फ़ौरन उसका रिएक्शन आएगा। ये हमारे ताल्लुकात की एक नौयत है। इसे जो सफारती जो एक तरह से जो सफारती एक तरह से जो इस्तिलाह है उसके तो उसमें कहा जाता है कि एक्शन और रिएक्शन सिंड्रोम वाली पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत है। और इसी तरह मामला चीन का भी है, लेकिन चीन इस लिहाज से काफ़ी हद तक एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान को अगर इस कैटेगराइज में रखे तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक तरह से जो हथियार हैं उस हवाले से पाकिस्तान दर
हकीकत इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर। आप जानते हैं दुनिया की इंडिया की जो फौज है बुनियादी तौर पर दुनिया की तीसरी बड़ी फौज है, जो बुनियादी तौर पर अमेरिका और चाइना के बाद। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर इंडिया की जो आर्मी है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तादाद में यानी आर्मी है, और दुनिया की चौथी बड़ी उसके पास एयरफोर्स है, और दुनिया की पांचवी बड़ी जो बहरी फौज जो उसके पास है। और आप जानते हैं अगर आपने ये फिगर्स नोट कर लिए हो तो बुनियादी तौर पर उसने अभी भी इस बजट में जो उसकी जो ताकत है एयरफोर्स के हवाले से, तो उसको ही बुनियादी तौर पर उसने टारगेट किया या $7 बिलियन से ज़्यादा उसमें इसी पर खर्च किया है। अब इंडिया के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या मिलिट्री जो एक तरह से प्लानर्स हैं वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि हमें 42 के करीब जो है फाइटर जहाज़ स्क्वाड्रन जिसे में कहते हैं वो भी चाहिए, और नेवी जो बुनियादी तौर नेवी है उसे 200 बहरी जहाज़ और चाहिए और 500 तकरीबन जहाज़ जो है वो तकरीबन वो चाहता है कि उसके पास मौजूद हो। लेकिन अगर आप मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो उसके पास 140 के करीब जो बहरी जहाज़ हैं और 220 के करीब जो है हवाई जहाज़ हैं, यानी जंगी जहाज़ हम कह सकते हैं। और 140 से अब वो इसको बढ़ाना चाहता है तकरीबन 200 पे, और 220 जो जंगी जहाज़ है उसको बढ़ाना चाहता है 500 तक उसकी तादाद लेकर जाना चाहता है। अब ये एक तरह से इंडिया बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी तादाद में जो असलहा इकट्ठा करने जा रहा है। अब एक साल में जो बुनियादी तौर पर $50 बिलियन $50 अरब बुनियादी तौर पर सिर्फ असलहे पर खरीदेगा। वो बुनियादी तौर पर वो कोई उसको ये असलहे की नुमाइश नहीं करनी, बुनियादी तौर पर उसका जो आने वाले वक्तों में वो असलहा दर हकीकत पाकिस्तान ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा या पाकिस्तान की सोवरेनिटी को ये तरह से चैलेंज करता है। ये इस तरह का जो मामला होता है दर हकीकत खित्ते में एक तरह से जो खित्ते का तवाज़न है वो बिगाड़ता है। अब इस तरह का मामला पाकिस्तान की तरफ से भी होगा, पाकिस्तान भी चाहेगा पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी अदारे हैं कि पाकिस्तान भी दर हकीकत वो भी अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपने असले या अपनी दफाई ताकत है उसमें इजाफा करना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन जो इंटरनेशनल सियासत है बुनियादी तौर पर वो इस चीज़ में इंडिया को इस हवाले से जो है एक तरह से तनकीद का या किसी भी हवाले से पाबंदियों का इस इंडिया को सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंडिया बुनियादी तौर पर एक तरह से यहाँ पर इत्तेहादी है, अमेरिका का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। और चीन जो अमेरिका है उसके मफादात इस खिते में बहुत ज़्यादा है चीन के खिलाफ, और चीन का जो भी एक तरह से यहाँ पर इत्तेहादी होगा वो दर हकीकत इंडिया और चीन अमेरिका के बुनियादी तौर पर एक दुश्मनी कहलाएंगे। तो इस तरह की ये सूरत हाल है। ये एक तरह जो इंडिया ने एक तरह से इजाफा किया है ये खिते में एक गैर मतवाजन ताकत के लिहाज से जो है मतवाजन सूरत हाल खित्ते में नहीं रहेगी, और इस तरह से जो ताकत है हथियारों की दौड़ जो है शुरू हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान का मामला शुरू से ही ये रहा कि पाकिस्तान अपनी जो है पॉलिसी है बुनियादी तौर पर इसी तरह की रखता है कि वो हथियारों में इजाफा ना करे, लेकिन पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मामला था उसको नज़रअंदाज भी नहीं करता या नहीं कर सकता। तो इंडिया की तरफ से इस तरह के जो इश्तिहाल अंगेज एक तरह से कार्रवाइयाँ जो खुफिया तौर पर जिसे हम कह सकते हैं या इनडायरेक्टली जो बताए बगैर की जाती हैं बुनियादी तौर पर एक तरह के पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो मामला है उस पर असरअंदाज होती है। तो इंटरनेशनल मीडिया अब इस चीज़ को तो नहीं उठाएगा, ना ही पहले उठाता है, और ना ही जो इंटरनेशनल जो अदारे हैं बुनियादी तौर पर अगर तुर्की एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदता है तो उसको वहाँ पर तकलीफ होती है। लेकिन इंडिया जो बुनियादी तौर पर इतना ये फ्रांस से खरीदता है, रूस से खरीदता है और दूसरे माल अमेरिका से खरीदता है, तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर अमेरिका को कोई किसी किस्म की तकलीफ बुनियादी तौर पर नहीं होती, क्योंकि उसके मफादात जहाँ पर वाबस्ता हों तो वहाँ पर उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। और फिर इंटरनेशनल मामलात में ये चीज़ बुनियाद मानी जाती है, बना दी गई है। ये खुद उसूल इन्हीं ममालिक ने बना दिया है कि मफादात की दुनिया है, हर मुल्क अपने मफादात के लिए जो चाहे कर सके, चाहे वो दुनिया की किसी मुल्क में जाए किसी कौम पर अपनी परसिक्यूशन उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दे, उसके हकूक़ से जो है अलहदा कर दे, चाहे वो लीबिया को ले ले, यमन को ले ले, शाम को ले ले और अफगानिस्तान को ले लें, तो वहाँ पर जो मफादात है वो मुल्कों के यानी इस हद तक मफादात होते हैं कि बुनियादी तौर पर दूसरे मुल्कों पर जाके तबाह बर्बादी भी अगर करना पड़ी तो वो बाज नहीं आते। यही मामला इंडिया का है इस खित्ते में अमेरिका को लेकर। अब दूसरी जो खबर है बुनियादी तौर पर उस पर हम बात कर लेते हैं, वो फ्रांस का मामला है। फ्रांस का मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो फ्रांस है ये एंडलो एक एजेंसी है बुनियादी तौर पर उसने इस तरह ये खबर दी है कि बुनियादी तौर पर फ्रांस जो बुनियादी तौर पर उसकी जो वजारत दाखिला है उसकी जो उसका जो इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस से रिलेटेड या खुफिया जो विंग है बुनियादी तौर पर उसने वहाँ की एक सीमेंट की कंपनी है लेफरिज के नाम से LAFARGE उसके नाम से, तो बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर शाम के अंदर सीमेंट बेचती थी दाश को। दाश इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज एक दहशतगर्द तंजीम है बुनियादी तौर पर,
जिसे अमेरिका भी दहशतगर्द तंजीम गर्दानता है और UN या यूनाइटेड नेशन भी दहशतगर्द तंजीम गर्दानता है। बुनियादी तौर पर यह लेफ्री जो कंपनी थी सीमेंट की, बुनियादी तौर पर सीरिया के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रोह जो वहाँ पर हिजबुल्लाह लड़ रही है, जो दूसरे ग्रोह लड़ रहे हैं अस्करी ग्रोह, तो उनको सीमेंट प्रोवाइड करती थी। वो इन सीमेंट के जरिए अपने जो है टनल्स बनाते थे या अपने दूसरे रिलेटिव मामला बनाते थे अमेरिका के खिलाफ, या जहाँ पर जो दूसरे मामला चल रहे थे वहाँ पर अपने एक तरह से तामीराती काम करते थे अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। तो ये जो फ्रांस की कंपनी थी लेफ्रेज के नाम से, तो बुनियादी तौर पर ये 2014 के करीब ये बुनियादी तौर पर इसने 12 से 14 तक इसने तकरीबन वहाँ पर सीमेंट देना स्टार्ट किया। और उसके साथ ही बुनियादी तौर पर जब इसने इजाज़त आई कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ हम अपने राब्ते कायम करना चाहते हैं, तो हमें आपकी मदद चाहिए इंडिया फ्रांस के वज़ारत दाखिला के साथ, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दाश से रिलेटेड, दाश को फाइनेंस करने के लिए बुनियादी तौर पर। अब दाश को फाइनेंस कैसे किया, उन्हें सीमेंट भी दिया फ्री में और उन्हें पेट्रोल भी दिया, तो इस तरह एक तरह से फाइनेंसिंग शुरू हो गई जो है उसकी तरफ से, फ्रांस की वजारत दाखिला की तरफ से। अब ये जो बुनियादी तौर पर मामला जो बुनियादी तौर पर उठा है, तो इसको एक एजेंसी है तो बुनियादी तौर पर उसने उठाया है, न्यूज़ एजेंसी। तो बुनियादी तौर पर अब ये मामला जो है बुनियादी तौर पर एक तरह से एक शिद्दत इख्तियार कर गया कि बुनियादी तौर पर क्योंकि जो इनके इंटेलिजेंस के जो चीफ है बुनियादी तौर पर उनका कोड नाम है AM02, ये बुनियादी तौर पर 18 नवंबर 2018 में कोर्ट में पेश हुए थे, क्योंकि जब मीडिया में ये खबरें आना शुरू हुई कि फ्रांस बुनियादी तौर पर दाश को बुनियादी तौर पर एक सपोर्ट कर रहा है, एक दहशतगर्द तंजीम को फाइनेंस कर रहा है या टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, तो बुनियादी तौर पर ये खबरें मीडिया में जब आई तो इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली। उस हाइप के नतीजे में बुनियादी तौर पर जो सिक्योरिटी के रिलेटेड या इंटेलिजेंस जब वज़ारत दाखिला से के जो अफसर थे उनका कोड नाम, जो नाम तो नहीं जाहिर किया गया लेकिन कोड नेम जो है AM02 वो जाहिर किया गया और उसको बुनियादी तौर पर वो कोर्ट में पेश भी हुए। उससे रिलेटेड जो है जो एजेंसी थी उसने भी एक तरह से सबूत भी दिए। वो कहते हैं कि वी अप्रोच्ड द सिचुएशन प्योरली अपॉर्चुनिटीज टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेवरेज कंटिन्यू वर्क द इंटेलिजेंस ऑफिसर सेड इन द कोर्ट। ये कोर्ट में उस शख्स ने कहा, ये वजारत दाखिला से इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो अफसर था कि हमने इस लेवरेज जो कंपनी है इसको इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया दाश के साथ। फिर वो कहते हैं Could you give more details about the सीमेंट provides to दाश। हमने फिर उसके इस और ज़्यादा एक तरह से मालूमात हासिल करने शुरू की। वहाँ पर एक तरह से एंडलो एजेंसी जो इसने एक तरह से ये किया है या इसको रिपोर्ट किया है और कहता था कि इन्फॉर्मेशन फ्रेंच स्टेट्स रिलेटेड इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन अबाउट एवरीथिंग ही डिड, मतलब कि जितने भी वो मालूमात हासिल कर सकते थे उन्होंने की। विच was sent to the French foreign intelligence which also included in the appendix। मतलब कि ये एक तरह से वो उन्होंने मदद हासिल की सीमेंट की एक फैक्ट्री को इस्तेमाल करते हुए और एक इंटरनेशनल सतह पर जो एक रिकग्नाइज एक कंपनी है, एक दाश जो बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम है उसको फाइनेंस करता रहा अपनी एक सीमेंट फैक्ट्री के ज़रिए से। जो इंटेलिजेंस वजारत दाखिला का विंग है वो फ्रांस का। तो बुनियादी तौर पर अब ये मामला इस पाकिस्तान के लिए इसलिए इस लिहाज से अहमियत रखता है कि क्योंकि जो बरतानिया की जो कोर्ट है उन्होंने इसको कंप्लिसिटी इन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के खिलाफ इकदाम करार दे दिया गया है 2019 में। और ये अभी ये मामला जो है बुनियादी तौर पर चल रहा है, उसे इसे कोर्ट ने बुनियादी तौर पर जो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो है चलाया जा रहा है। और बुनियादी तौर पर ये मामला पाकिस्तान के लिए इसलिए अहमियत रखता है कि फ्रांस ही बुनियादी तौर पर मुल्क था जिसने यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान को फैटा में डालने, ग्रे लिस्ट में रखने के लिए इकदाम किए, क्योंकि इंडिया का वो एक इत्तेहादिया बहुत करीब है और वो अगर चाहता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट नहीं करता, लेकिन उसने पाकिस्तान पर टेरर फाइनेंसिंग के जो इल्ज़ाम लगाए। अब ये जो फ्रांस बजाते खुद जो टेरर फाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम को टेरर फाइनेंसिंग करता रहा, अपनी एक सीमेंट की फैक्ट्री को इस्तेमाल करता रहा, इंटेलिजेंस जो मालूमात है वो शेयर करता रहा, ये तमाम इकदाम करता रहा और 2 से 3 साल तकरीबन और ये तमाम मामला चलता रहा। फिर अदालतों में ये मामला गया तो यहाँ तक पहुँच गया। अब इंडिया ने उसको फ्रांस को कह लें इस्तेमाल किया या फ्रांस से इंडिया को इस्तेमाल किया बुनियादी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अब भी जो है बरकरार है। अब इंटरनेशनल मीडिया को या यूरोपीय यूनियन को या फैटफ को बुनियादी तौर पर
अब ये चीज़ नज़र आएगी या नहीं आएगी, इसका अपना आप फैसला खुद करें कि क्या फ्रांस को फैटफ की लिस्ट में नहीं होना चाहिए, कि बुनियादी तौर पर फैटफ जो जिसको पाकिस्तान जिसको रखने का मौजब करार देता है, मौजब वजह बनता है बुनियादी तौर पर फ्रांस पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए, तो बुनियादी तौर पर अब फ्रांस बुनियादी तौर पर जो टेरर फाइनेंसिंग जो कि हकीकी मानों में कर रहा है पाकिस्तान को, तो मामला ये था कि पाकिस्तान के इस तरह के सबूत नहीं थे, लेकिन उनके पास तो इस तरह के अब सबूत सामने आ चुके, पूरा केस चल के अदालतों में चला गया है। उनको जो इंटेलिजेंस चीफ है, इंटेलिजेंस अफसर हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर इसका इकरार भी कर लिया है, और सीमेंट फैक्ट्री जो है बुनियादी तौर पर उसने बुनियादी तौर पर इसके तमाम सबूत भी उसके जो है CEO हम जिसे कह सकते हैं उसने दे दिए हैं। तो इस तरह से के मामला जो है दर हकीकत एक तरह से मुनाफिकत जो है उसका इजहार करते हैं। तीसरी खबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के एक तरह से जनरल एहसान है, लेफ्टिनेंट जनरल ISI के जो साबिक चीफ हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर एक इंकशाफ हम जिसे कह सकते हैं वो कहा 2001 में ही ISI के चीफ थे, उन्होंने कहा है कि जब ये 9/11 का वाक़या हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ बुनियादी तौर पर उन्होंने 4 सफ़ात का एक मरासला देकर हमें भेजा, और मैं सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा थे सऊद बिन फैसल, उनके साथ अमेरिका के अंदर गया 9/11 के वाक़े के फ़ौरन बाद, और हमने कहा कि आप बुनियादी तौर पर निगोसिएशन के जरिए मामला को तय करें, बल्कि अब फिर वो कहते हैं कि हमने सजेशंस दी कि बुनियादी तौर पर आपको चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दे, बुनियादी तौर पर आपको चाहिए कि आप बातचीत के जरिए मामला को हल करें, और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करके आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल एक हुकूमत बना दें जो तमाम जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी कौमें बसती हैं उन पर मुश्तमिल हो, जैसा कि अब हो रहा है। लेकिन जो वो कहते हैं कि इस हवाले से जो हमने जो जॉर्ज W बुश उससे भी रब्ता किया, CIA के जो चीफ थे उससे भी रब्ता किया, उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट थे यानी उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे उनसे भी रब्ता किया, लेकिन इस हवाले से हमारी बात पर कोई तवज्जो नहीं देगी, बल्कि अगले 24 से 36 घंटे में अमेरिका का फ़ोन आ गया। पाकिस्तान पहले ही इसके खिलाफ बयान दे चुका था, और पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान UN से रिलेटेड या UN की जितनी रेजोल्यूशन है उस पर अमल दरामद करेगा। लेकिन अमेरिका फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, यानी आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, और अमेरिका ने यहाँ पर एक जंग मुसल्लत कर दी। फिर वो जनरल जो DG ISI जनरल एहसान है वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर इंडिया अमेरिका की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जानें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, और कीमती जानों का, और इसके हवाले से और इसके अलावा जो है अफगानिस्तान को जो है बहुत से दूसरे नुकसानात का भी जो है सामना करना पड़ा। ये अमेरिका की वो जंग थी जो बुनियादी तौर पर बेसू थी। वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर अमेरिका उस वक्त हमारी बात पर एक तरह से अमल दरामद करता, बुनियादी तौर पर आज ही सूरत हाल इस तरह ना पहुँचती जिस तरह यहाँ पर आकर मुकम्मल ख़त्म हुई है। और फिर वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अब जो हुआ अब अमेरिका को मामलात को मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहिए, अमेरिका को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए जो कि तमाम ग्रोहों पर मुश्तमिल है। अब ये एक तरह से अहम खबर इसलिए बनती है, इंकशाफात है बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर एक वफद भेजा, और वफद के साथ सदर ममलकत परवेज़ मुशर्रफ जो ज़माने में थे उन्होंने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लाया अमल तय किया, और बताया कि आप इस तरह से अफगानिस्तान के ख़राब सूरत हाल को ख़राब होने से बचा सकते हैं और मामलात को बातचीत के ज़रिए से हल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की उस हवाले से गैर संजीदगी और अब तक गैर संजीदगी अफगानिस्तान को मामले को लेकर इस चीज़ें वाज़ेह करती है कि अमेरिका ने ना माजी से कुछ सीखा है और ना ही वो मुस्तकिल में सीखने का कोई इरादा रखता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।